वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको बीपीएससी के थ्रू से जो टीचर बहाली होने वाला है उसी के लिए ये डॉक्टर रंजीत सर के द्वारा निकाला गया बुक का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। इसमें आपको 80 क्वेश्चन कराया जाएगा। 80 में से जो बच्चा 60 क्वेश्चन के आसपास सही बना रहा है यानी वो अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर चुका है। 60 या 55 से 60 मान लेते हैं। इसके बीच जो भी बच्चा बना रहा है सही क्वेश्चन वो तैयारी बहुत अच्छा कर चुका है। टेस्ट को बनाएं। टेस्ट को बनाने से आपके हौसले बुलंद होते हैं, आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो जो भी लोग बीपीएससी के थ्रू से टीचर बहाली का एग्ज़ाम देने वाले हैं टेस्ट को ज़रूर बनाइएगा और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन सम्मिलित करना है। इधर नाम दिया हुआ है व्यक्ति और इधर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है संस्था के बारे में दिया है। देखिए पहला दिया हुआ राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के बारे में। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। बात है विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 में। कब? 1897 में। दयानंद सरस्वती का बात आएगा तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था 1875 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। अब यहाँ पे बात है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 यानी 1867 में एमजी रनाडे ने किया था। तो इस तरह राजा राम मोहन राय 1 के 3 बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 3 और बी का 1 आप ऑप्शन में देखिए कहाँ है। तो ए का 3 और बी का 1 एक ही जगह दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। पेपरलेस बजट प्रस्तुति कौन सा बजट प्रस्तुत हुआ था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो बजट है 2021-22 का जो बजट पेश किया गया था वो पेपरलेस बजट था। तो इस तरह राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो याद रखिएगा ये किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1898 में। कब? 1989 में। 1989 में आपको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपासिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। क्या बोल रहे हैं कि अधोलिखित में से कौन सा जो है ताम्रपासनिक जो है ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। प्राचीनतम का बात कर रहा है और ये आपको जो है वो कांस्य संस्कृति जो थी वो कांस्य था, ये आपको सबसे प्राचीनतम थी। तो राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। कायथा संस्कृति जो थी वो सबसे पुरानी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो मौर्य समाज जो है इसकी स्थापना से पहले जो उत्तरी भारत था वो किस में विभक्त था? तो ये पूछ रहा है। तो ये 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभक्त था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। 16 महाजनपद की चर्चा उल्लेख कहाँ मिलती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। जैन ग्रंथ का बात करेगा तो जैन ग्रंथ जो है भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की चर्चा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अधोलिखित में किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तो किसके द्वारा लेखक पुस्तक से मिलता है कश्मीर की 12वीं ईस्वी के बारे में ये बोल रहा है। तो ये कलहन की पुस्तक राज्य तरंगिणी थी और उसी से आपको कश्मीर के बारे में पता चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पुस्तक का नाम है राज्य तरंगिणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया था। तो सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि बात करेगा तो ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। किसका? सिकंदर सानी की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ है। तो सुदर्शन झील जो है इसका जो बनवाया था ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था। चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। यानी पुष्यभूति राजा
पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने किया था, यही बात कर रहा है इसमें। और ये पुष्पभूति राजवंश जो है ये वर्धन वंश है, नरवर्धन यहाँ हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। गर्म धारा का बात कर रहा है यहाँ पे। लेब्राडोर ठंडा है, क्राइकल नहीं होगा, कनाडी धारा, हाँ क्यूरोसियो जो है ये एक आपको गर्म धारा है। तो राइट आंसर जो कौन सा हो जाएगा, क्यूरोसियो जल धारा जो है ये जापान की काली धारा है। ठीक है, और प्रशांत महासागर की प्रमुख सागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन का बात कर रहा है, और ये जो जल परिवहन है, जल परिवहन ये सबसे सस्ता साधन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूप यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है बाबू, ये पवन होता है उत्तरदायी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है बाबू, तो ये आपको क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियाँ हैं। तो व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियाँ जो है वो कौन सा ताप है, ये बोल रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ कि बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, और शांत एवं स्थिर वायु फिर दिया हुआ है, और नीचे दिए गए कूट में हम लोग को चुनना है। तो इसमें से आपको कूट में चुनना है। तो इसमें से आपको जो बी दिख रहा है शांत एवं स्थिर वायु, और सी में भी शांत और स्थिर वायु दे दिया है। तो ताप का व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियाँ यही है, बी और सी है। ठीक है, तो दोनों एक ही है, बी और सी। और बी और सी कहाँ पे दिया गया है, ई में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नहीं तो यहाँ पे एक खाली बी भी ले सकते हो आप, तो इस तरह सी भी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात है। तिलहर कुंड का बात कर रहा है, और तिलहर कुंड जो जलप्रपात है वो कैमूर में है। कहाँ, कैमूर जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। ये क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछ चुका है, 68 या 67 में पूछा था। और ये है आपको कौन सा, तो कांवड़ झील। कौन सा, कांवड़ झील जो है ये बेगूसराय में है, और ये एशिया का सबसे ताज़ा जल और गोखुर झील है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं। तो पृथ्वी का जो बाह्य परत है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम पापड़ी यानी क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रस्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और गोदावरी नदी जो है बाबू नासिक से निकलती है। कहाँ से, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो नासिक जिले के पश्चिमी घाट का एक पहाड़ी है, वहाँ पे त्रियंकबंग पहाड़ी। ठीक है, और वहीं से त्रियंकबंग पहाड़ी से निकलती है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ता है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ता है बाबू, तो स्वेज नहर जो है जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। किसको, भूमध्य सागर से लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान संशोधन से सम्मिलित है। अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन सा है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत जो दिया हुआ है, और नगर निगम। नगर निगम तो नहीं होगा, ये तीनों चीज़ हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब सम्मिलित किया गया था, तो 1993 में। ठीक है, सम्मिलित किया गया था उस समय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किससे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है। अवशिष्ट यानी एक्स्ट्रा शक्ति का बात कर रहा है, और अवशिष्ट शक्ति जो होती है वो आपको केंद्र के हाथ में रहता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके पहले वाले टेस्ट में भी ये मैंने बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो सलाहकार का नाम पूछ रहा है, और सलाहकार जो थे वो आपको BN राव थे। कौन थे बाबू, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। देखिए भारतीय संसद है उसमें समितियां होती है, सबसे बड़ी समिति का बात कर रहा है तो जो प्राक्कलन समिति है
ये अस्थायी समिति है और अस्थायी समिति हर एक साल पर गठित किया जाता है। और प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है, इसमें लोकसभा से ही ओनली 30 सदस्य, लोकसभा से 30 सदस्य रहते हैं प्राक्कलन समिति में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी है, इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब परिवर्तन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको किया गया है नवंबर 2014 में। कब? नवंबर 2014। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो कौन सी अनुसूची में है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको 9वीं अनुसूची में बात कहा गया है, 9वीं अनुसूची। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया है। देखिए मूल कर्तव्य का बात कर रहा है, पूछ रहा है कब लाया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब? 42वें संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। मूल कर्तव्य उस समय 11 जोड़ा गया था, तो 1976 यहाँ आंसर में है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 को जोड़ा गया था और एक जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपको शिक्षा के बारे में जोड़ा गया था। तो पूरा मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। कितना है? 11 है। और मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश की समिति के हिसाब से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम पंचायत राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो पंचायत राज्य का गठन सर्वप्रथम का बात कर रहा है, तो ये 1959 में किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नहीं, बिहार का कौन सा जिला है जिसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है, और ये भागलपुर जो है बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर पूछ रहा है। और महिलाओं का जो साक्षरता दर है बिहार में वो आपको कितना है बाबू, तो वो है 51.5%, यानी 51.5% महिला जो है साक्षर है। वही बात करेगा पुरुष साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता जो है 71.2% पुरुष साक्षरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अरहर का संकर किस्म है। अरहर का संकर किस्म कौन सा है। तो अरहर का संकर किस्म जो है वो ICPH8 है। क्या है? ICPH8। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे पूछ रहा है। तो वो कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा वो आपको VK सुंदरम थे। कौन थे? VK सुंदरम नहीं, उनका नाम था AC सेतलवाद। क्या नाम था? AC सेतलवाद। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, AC सेतलवाद थे। तो राइट आंसर कौन सा? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के गठन 1955 में किया गया था और प्रथम अध्यक्ष के रूप में तत्कालिक अटॉर्नी जनरल जो थे वो MC सीतलवाड़ा थे, इन्हीं को नियुक्त किया गया था। ठीक है। वर्तमान में बोलेगा 21वें विधि आयोग, तो याद रखिएगा बलबीर सिंह चौहान है। कौन है? बलबीर सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। तो ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसको कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। क्या? वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। क्या होता है बाबू? औसत मूल्य क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और होता है आपको 2.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो बाग लगाने की कौन सी ऐसी विधि है जो पहाड़ी क्षेत्र में इसको अपनाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको समुच्च जो विधि है ये पहाड़ी क्षेत्र में बाग लगाने के लिए पाई जाती है। राइट, अगला राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है, ये 15 होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम जो है ये देश गान, इसकी रचयिता जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी बुक है आनंदमठ, उसी से लिया गया है। और ये प्रथम बार जो गाया गया था वो 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राग भैरव का गायन समय क्या है। तो राग भैरव का गायन का जो समय है वो है प्रातःकाल। क्या है? प्रातःकाल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, तो याद रखिएगा, अगर एक राज्य और एक चुनाव आयोग बनाया जाएगा, यदि एक राज्य चुनाव किया जाएगा तो कौन सा संविधान संशोधन में, तो याद रखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 356 सहित कई ऐसे अनुच्छेद है। 356 हो जाएगा, आपको 172 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर इसमें 2 दिख रहा है हमको, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। ए, बी और सी दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ण कणों के अपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको मृदा कणाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कणाकार। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो ओलंपिक जो खेल है उसका आदर्श वाक्य जो है क्या है बाबू? ऑल्सियस, सिटियस और फोर्टियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता का बात कर रहा है, और इसमें से जो है आपको पुलेला गोपीचंद जो हैं ये आपको अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इनको सन 2000 ईस्वी में इनको दिया गया था। ये राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्तियों के लिए अच्छा है। घुटनों की जो शक्ति होता है उसके लिए कौन सा आसन? तो ब्रजासन जो होता है, ब्रजासन, ये आपको घुटनों की शक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में खोला गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संतुलन आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व है। तो संतुलक आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व विटामिन और खनिज लवण होता है। क्या होता है? विटामिन और खनिज लवण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने के लिए सोलर विधि क्या है। तो सोलर विधि का बात कर रहा है, और ये उबालना होता है। क्या होता है? उबालना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सन एम्बाइन किस क्रिया में सहायक होती है, ये बोल रहा है। और ये आपको प्रोटीन के पचाने में, ट्रिप्सिन जो होता है एंजाइम है, एम्बाइन लिख दिया है, तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो आपको प्रोटीन को पचाने में सहायक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि चेचक के विषाणु का नाम बताइए। जो चेचक होता है उसमें विषाणु होता है, और विषाणु का नाम पूछ रहा है। चेचक का विषाणु का नाम जो है आपको वोरियोला वायरस होता है। क्या होता है? वोरियोला वायरस है। चेचक का जो वायरस होता है उसको वोरियोला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सेफर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रोगी के पानी में डूबने पर, अगर रोगी है उसको पानी में डूबने पर सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है। तो संपोषीय विकास संकल्पना की व्यवस्था सर्वप्रथम किस में की गई है? तो याद रखिएगा, ये सर्वप्रथम जो है ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। किसमें? ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है 1987 में पेश किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव का बात कर रहा है, और किसे कहा जाता है बाबू? आसान क्वेश्चन है, तो डॉल्फिन को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 अक्टूबर 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक हुआ था, उसी में गंगा की जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में। कब? 1980। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है।
हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है का बात कर रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है का बात कर रहा है, इसमें से नाइट्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं होगा तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस गैस होता है उसमें CO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वाष्प होता है, ओजोन होता है, ये सब ग्रीन हाउस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है कह रहा है, तो जो मृदा होता है उसके संरक्षण की विधि कीटनाशक रसायन ये नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है। जो सिलाई मशीन होता है वो कब भारी चलता है, तो तेल की कमी और सफाई नहीं करने से वो भारी चलता है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। जो वृद्ध व्यक्ति होता है उस कैल्शियम की कमी हो जाएगा, तो कैल्शियम की कमी से एक रोग होता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, इसमें आपको हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें प्रोटीन नामक तत्व जो है वो कौन सा है, तो वो ग्लोबिन है। क्या है, ग्लोबिन जो है आपको प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है कि आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री के पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है। तो किसकी है बाबू, तो ये हर्बर्ट की है। किसकी, हर्बर्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बी। अगला क्वेश्चन है कि योजना विधि आधारित है। योजना विधि किस पर आधारित है, तो योजना जो विधि है वो आपको करके सीखने पर, किस पे, करके सीखने पर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील हैं। INA मुकदमे के वकील का बात कर रहा है। INA जो मुकदमा था और उसके वकील का बात कर रहा है। तो देखिए इसमें तो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, सी राजगोपालाचारी नहीं थे, और ऑप्शन में देखते हैं आसफ अली दिया हुआ है। आसफ अली थे और भोला भाई देसाई, ये दो लोग जो थे वो INA मुकदमा 1945 में चला था दिल्ली के लाल किला में, और ये दोनों लोग जो थे उस समय वकील थे। और एक आपको जवाहरलाल नेहरू भी वकालत किए थे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी यहाँ पे सी और डी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि 14 या 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया है, ये बोल रहा है। तो किसने सत्ता ग्रहण किया है ये बोला है, और किसने किया है, तो ये संविधान सभा ने किया था। कौन, संविधान सभा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया है। तो आज़ाद हिंद फौज का जो कौन सा अधिकारी था जो लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, उसका मतलब उस पर लाल किले मुकदमा नहीं चलाया गया था, यही बात कर रहा है। तो देखिए वहाँ पे जो चलाया गया था, किस किस पे मुकदमा चलाया गया था, तो देखिए गुरदयाल सिंह पर चलाया गया था, प्रेम सिंह सहगल पर, शहनवाज खान पर चलाया गया था, मोहन सिंह पर नहीं चलाया गया था। और यहाँ पे नहीं का बात कर रहा है, तो इन पे नहीं चलाया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला फिर क्वेश्चन दे रहा है कि 64 नंबर 14-15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया, ये बात कर रहा है। तो ये किसने गाया था, तो ये सुचेता कृपलानी ने। कौन, सुचेता कृपलानी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग आपको कितने वर्ष रहे थे, तो ये 21 वर्ष रहे थे। कितने, 21 वर्ष गांधी जी का बात है। तो जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था। भारतीय असंतोष के पिता, तो भारतीय असंतोष का पिता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल जो है इसी ने कहा था। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था। तो पूर्व का INA का कमांडर, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व का जो INA का कमांडर था वो कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो था आपको कैप्टन मोहन सिंह। कौन था, कैप्टन मोहन सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना है इसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया है, ये बात सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, ये भी बात सही है।
दोनों जब कथन सही दिया गया है तो ए सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी 1922 में सहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिए थे। सहयोग आंदोलन 1920 में चला और 1922 में वापस ले लिए। 5 फरवरी को चौरा चोरी कांड, 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड हो गया और चौरा चोरी कांड के बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो चौरा चोरी हिंसा के चलते लिए थे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है और भंडारी समिति संबंधित किससे है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 1994 में भंडारी समिति बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहन किया जाता है। तो सामाजिक वानिकी का एक बहुउद्देशीय वृक्षारोपण कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये बहुउद्देशीय वाला है। कैसा है, बहुउद्देशीय वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट जेल होता है, तो स्मार्ट जेल क्या होता है। स्मार्ट जेल जो होता है बाबू, वो आपको एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। क्या है, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दिया है। तो वो कौन सा राज्य है, तो वो हिमाचल प्रदेश जो है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने से निम्न में से क्या घटित नहीं होगा बोल रहा है। तो CO2 का मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ता है तो क्या नहीं होगा, ये बोल रहा है। देखिए, पृथ्वी तो गर्म हो जाएगी और ध्रुव पर बर्फ पिघलने लगेगा अगर CO2 रहेगा ज़्यादातर। ठीक है, समुद्र तट घट जाएगा नहीं, अगर ये गलत बात दिया गया है और यहाँ गलत कथन ही पूछ रहा है। जब बर्फ गलेगा तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है। कौन सा वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है, ये क्वेश्चन है। और पर्यावरण संकट कौन से वृक्ष को माना जाता है, तो यूकेलिप्टस। किसको, यूकेलिप्टस को माना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जल को बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है, यानी जल को बहुत मांगता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, यानी कितने वर्ष तक अगर नहीं देखा गया तो उसको विलुप्त माना जाता है। लगभग 40 वर्ष। कितना, 40 वर्ष से अगर नहीं देखा गया है तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मानवीय जनजाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो परजैविक कहलाते हैं। जो मानव जनजाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं वो परजैविक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है। तो पेयजल जो होता है वो संख्या प्रदूषक सर्वाधिक कहाँ है, तो ये आपको कानपुर में। कहाँ पे, कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिले का सही क्रम बताना है। सही क्रम बताना है हमको, तो ये 2011 के जनगणना के हिसाब से आप बता सकते हैं। तो शहरीकरण के बारे में पूछ रहा है, बिहार के स्तर के अनुमान शहरीकरण बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा पटना में होगा। तो इसमें देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, जैसे एक डी और एक ए, जहाँ पटना और पटना के बाद जो है शहरीकरण में मुंगेर आगे है और उसके बाद नालंदा है। तो इस तरह ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से, कहाँ, चमड़ा उद्योग से सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आज के लिए इतना ही। 80 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।